नमस्ते प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और आज की सुबह। और आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी में सारे प्रत्याशी जो हैं वो ज़मीनी स्तर पे लगे हुए हैं। और आज अभी रात्रि के 11 बजे हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं और एक ऐसे प्रत्याशी से हम लोगों की मुलाकात हुई है। ये नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सनातन पार्टी से लोकप्रिय प्रत्याशी जो हैं ये विनय प्रताप सिंह जी, इनसे अभी मेरी मुलाकात हुई। चूंकि ये कैंपेनिंग करके अभी आ रहे हैं तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र में अभी क्या कुछ है और किन सारे मुद्दों पर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं और जितने सारे प्रत्याशी इनके अगेंस्ट में हैं उनको ये किस तरह से टक्कर देंगे और किस तरह से मात देंगे, इन सब पे इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका न्यूज वर्तमान 24 लाइव में और आज की सुबह में बहुत स्वागत है। क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के? नमस्ते नालंदा। जहाँ तक कि चुनावी की तैयारी है तो उसमें एक हम लोगों का जो कैंपेनिंग चुनाव में चल रहा है तो इसमें एक बदलाव का बहुत बड़ा रिजल्ट निकल करके आ रहा है। तो उस बदलाव की जो प्रवाह है वह हमारे तरफ ज़्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि विकल्प के रूप में हमें देख रहे हैं। जो भी अभी सारी पार्टियां अभी आपस में जो भी फाइट कर रही है तो एक बदलाव चाहिए ही चाहिए। और हर हालत में लोग जो नालंदा के जनता है वो पुराने वाले जो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बदलना चाहते हैं। अच्छा, नालंदा की जनता के बीच में इस बार आप जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं आप? एक्चुअली हमारे कुछ जो है अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से और हमारी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ चीज़ें मुद्दाएं हैं जो हमें चुनावी घोषणा पत्र जो है, लोग जो चुनावी जुमला पढ़ते हैं या चुनावी वादा करते हैं उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी लाना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी वादा करके जाए उस वादा से मुकरे नहीं, अंततः उसको पूर्ण करना ही पड़े और नहीं करने पर ऊपर सारी जनता की तरफ से FIR हो। अच्छा, जितने सारे प्रत्याशी अभी नालंदा लोकसभा क्षेत्र से आपके अगेंस्ट में हैं जी, कितना आप उन लोगों पे क्या कहते हैं आगे टक्कर दे पाइएगा और कितनी लड़ाई है? मुझे जो अभी सत्ता में आसीन हैं प्रत्याशी उन्हीं से डायरेक्ट फाइट है और हमें किसी से फाइट नहीं है। और किसी से फाइट नहीं है? नहीं, डायरेक्ट जो सत्ता में अभी है वर्तमान में उन्हीं से फाइट है। अच्छा, तो इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, महिलाओं की बातों को भी सुन रहे हैं जी। तो क्या कुछ लग रहा है कि अगर आप यहाँ से जीत करके जाते हैं, अगर यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है और आप अगर जीत के जाएंगे तो अपने वादों पे कितना खरा उतरने की कोशिश करिएगा आप? उसमें तो हम अगर 100 की बात की तो 1000% हम खरा उतरेंगे। तो इससे ही आकलन कर सकते हैं कि कितना खरा उतरेंगे और आने वाली वक्त में ही जनता जान पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पूरी की पूरी निष्पक्षता से सारी काम होगी और कुछ भी उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। अच्छा, ये जो पार्टी है RSP, राष्ट्रीय सनातन पार्टी, बिहार में अभी इसको लोग बहुत कम जानते हैं। जी जी। तो आगे इस पार्टी को अगर बिहार के अंदर डेवलप करना हो तो किस तरीके से काम करिएगा आप? क्योंकि एक्चुअली जिस तरह से पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सनातन पार्टी, तो सनातन को तो आप जान रहे हैं कि बहुत पुरानी हमारी धर्म है और धर्म व्यवस्था में सारी चीज़ें हैं जिसमें कि सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, त्याग, जप, तप, ये सारी चीज़ें इसकी एक होती है मानवता के माध्यम से। तो बाकी चीज़ें हैं जो कि हम कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं हमारी पार्टी की तरफ से, जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रेरित करेंगे और उतना ही इनकम देंगे जो कि पैदावार देंगे जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल के कर रहे हैं और उनकी लागत को 1/4 करेंगे। वो जो पूंजी लगती है उसका 1/4 करेंगे हम लोग। अच्छा, वैसे तो तमाम उम्मीदवार आते हैं मैदान में और तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की प्रलोभन देते हैं आम जनता के बीच में। आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जीत के जाते हैं तो? देखिए, सबसे विडंबना की बात यह है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, ऐसे किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। रियलिटी यही है
जहाँ तक कि एमएसपी की बात आती है या किसानों को आगे बढ़ाने की बात आती है, उनके तकनीकी को सुदृढ़ करने की बात आती है, तो उसमें सारे लोग बात तो करते हैं, चुनावी जुमले तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जब क्रियाकलाप की बात आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो कोई पार्टी नहीं करती है, सारे मुकर जाते हैं। तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो मेरा कृषि ही रहेगा, और कृषि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें रहेगी। उसमें हमने शिक्षा को भी हमने रखा है अपने सांसद निधि से, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, जो कि लाचार हैं या जो आर्थिक रूप से निर्धन हैं, उनको हम निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे कोचिंग का। आम जनता के बीच में, आम जनता से या जितने लोग मेरे चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? जो भी है अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पार्टी का आइडियोलॉजी के हिसाब से ध्येय वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। अगर राष्ट्र के सामने कोई संकट है या कोई परेशानी है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम वही है, और राष्ट्र को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग समझ सकते हैं, और आप लोग जान सकते हैं कि अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। अभी विनय प्रताप सर से मेरी बात हो रही थी, काफ़ी सारे मुद्दों पे मेरी बात हुई। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का बहुत खराब है सर। जी जी। तो क्या अगर आप यहाँ से जीत के जाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे? हमारी अपनी जो एक दिमागी खाका बना है, उसमें हमने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हर एक, जैसे लोग बोलते हैं, आज चर्चा करते हैं स्मार्ट सिटी की, तो मेरे हिसाब से अगर स्मार्ट गांव बन जाए, जहाँ की सारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, तो फिर एक बेहतर सारी चीज़ें मिल जाएगी, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या सारी चीज़ें हो। तो मैं, जैसे बहुत सारे अभी देहात में भी ये हो जाता है, खास करके ग्रामीण परिवेश में, कि प्रसूति कराने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, अचानक सा वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। तो मैंने ये भी व्यवस्था रखा है कि हर एक गांव में एक प्रसूति केंद्र, जो कि पूरे मॉडर्न ढंग का हो, और सारे गांवों में हम व्यवस्थित कराएंगे, क्योंकि गांव को देर सवेर कभी भी तत्काल इमरजेंसी सेवा मिल जाए। उसके बाद शिक्षा के बारे में जो भी है, शिक्षा के हम लोग जो है वेद और सारी चीज़ों की भी शिक्षा के साथ साथ संस्कृत की शिक्षा भी, और हम वो नालंदा को चाहते हैं कि जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला नालंदा है, उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं। आपके मैनिफेस्टो में मंदिर एक्ट को लेकर भी किए गए हैं कि मंदिर एक्ट आप बना करके समाज, मतलब मंदिर में जो भी ट्रस्ट में पैसा आता है वो समाज के हर एक तबके के लोगों के बीच में पहुंचे। इसको लेके क्या करिएगा? हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उससे जो धन राशि आ रही है, तो वो क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सरकार अपने हिसाब से खर्च करती है, या तो अल्पसंख्यक में दे देती है या लोग, लेकिन यहाँ हमारे जो बहुसंख्यक हमारे जो समाज हैं, मतलब हिंदू समाज, जो वो भी लाचार हैं, उसमें भी गरीबी है, उसमें भी सारी चीज़ें हैं, तो उनको देखने वाला नहीं है कोई। तो इस हिसाब से मैंने अपना प्रावधान में रखा है कि अगर हमारे मंदिरों में जो भी हमारे ये धनराशि आती है, उसको अपने समाज में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकारी कर्मचारी जो कि पेंशन के काबिल हैं, जिनका पेंशन बंद है, उसको लेकर भी आप कुछ काम करने वाले? हाँ, उसको पेंशन को हम लोग पुनः चालू करना चाहते हैं, जो कि पेंशन बंद हुआ है। अच्छा, अंत में आम जनता के बीच से क्या फीडबैक मिल रहा है सर? आम जनता के बीच तो आप जा रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, खास करके महिलाओं से, बड़े बुजुर्गों से, क्या फीडबैक मिल रहा है? हाँ, सबसे बड़ी तो बात है कि लोग त्रस्त हैं ये अपने पुराने वाले सांसद से, क्योंकि उनकी तो ये नीतीश बाबू के रहमो करम पर ही पर टिकट मिलता है, और ये उनके रहमो करम पर ही ये जीतते हैं। तो इनको अभी तक बहुत सारी चीज़ें नालंदा के बारे में ये पता नहीं है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में कितनी अभी सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताओं को ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अभी उनकी अपनी ही जानकारी में नहीं है, तो कर क्या सकते हैं। रही बात कि जो फीडबैक जो मिल रहा है जनता से, वो बहुत अच्छा मिल रहा है,
वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, हर हालत में परिवर्तन चाहते हैं और उनको विकल्प के रूप में हम सामने हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि आम जनता के बीच में और आम लोगों के बीच में जो है फीडबैक, वो परिवर्तन की लहर दिख रही है। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा, ये तो आम जनता तय करेगी और आम जनता के ही हाथों में है। तो किस तरह से आम जनता अपना वोटिंग करेगी और क्या उनके बीच में कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी हम आप लोगों को अप टू डेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।